Alright, on page number 2 in first year English we are going to start another chapter here, that's Qaid on 11th August 1947. In the last book there is also a chapter in first year, chapter number 1, that was Pakistan Zindabad, or in this year the chapter has been changed to Qaid on 11th August 1947. So फर्स्ट टाइम में जो ओल्ड बुक में जो चैप्टर था उसके अंदर जो है वो बायोग्राफी थी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, सर जॉन बोल्टन की लिखी हुई, पुरानी बुक में है, लेकिन अब वो बुक नहीं है आपके पास. इन दिस बुक देर इट इज़ नॉट द बायोग्राफी ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इट इज़ एक्चुअली द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की आइनी असेंबली जो थी उसके जो फर्स्ट सेशन था उसमें जो उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था, जो ख़िताब किया था, जो तकरीर किया था, उसके बारे में जो है वो ये चैप्टर है. उनकी जो कंप्लीट स्पीच है वो लाइन बाय लाइन जो है वो यहाँ पर लिखी गई है. ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली द सेइंग्स ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हाट ही एस्पायर्स फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, लाइक व्हाट टाइप ऑफ नेशन पाकिस्तान वुड बी, बिकॉज द वन हु क्रिएटेड पाकिस्तान ओनली बेस्ट नोज अबाउट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना. जिसने पाकिस्तान को कायम किया होगा वही बता सकता है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क होगा या पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा, एंड हाउ कैन इट बी वन ऑफ द बेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये उस वही इंसान बता सकता है जिसने उसको फाउंड किया. चलाने वाले तो शायद नहीं बता सकते इतना अच्छा बनाने वाले एक बता सकता है. ठीक है. सो और ऐसे ही होता है, मतलब जो एक विज़न होता है वो सिर्फ उसके पास होता है जो फाउंडर होता है. लाइक वी आर द फाउंडर्स, और यू कैन से आई एम द फाउंडर ऑफ दिस सेंटर, सो आई नो अबाउट द विजन. आफ्टर मी, कि मेरे बाद अगर कोई दूसरा शख्स आता है तो शायद उसका वो विज़न ना हो जो मेरा विज़न था. अगरचे वो एक सेंटर तो चला रहा होगा बट उसका विज़न चेंज हो जाएगा. सिंपल सी बात है. तो एक फाउंडर की विज़न एक डिफरेंट होती है, उसमें एक डिफरेंस है. सिंपल. तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द विजन ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर पाकिस्तान. ऑन पेज 2 स्टार्टिंग, द कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan first Constituent Assembly, that was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सदारती खुतबा किया 11 अगस्त 1947 को, और ये एक इनाग्रल सेशन थी, एक इफ्तिताही इजलास था पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, पाकिस्तान की पहली आइनी असेंबली का. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल असर्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, और जनूबी एशिया की तारीख़ के कुछ सबसे अहम तरीन तकारीर में से ये एक तकरीर है. साउथ एशिया की हिस्ट्री में जितने लोगों ने तकरीरें की हैं, स्पीचेस किए हैं, डिलीवर किए हैं, उनमें ये जो स्पीच आज हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ उन अहम तरीन स्पीचेस में से एक है जो ओवरऑल साउथ एशिया में एक फ़ेमस है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है. ये जो लाइन्स हैं, ये जो इनकी सेइंग्स हैं, अक्सर औकात इनको कोटेशंस में 25 ऑफ दिसंबर को या फिर 14 ऑफ अगस्त को या 23 ऑफ मार्च को हम लिखते हैं. ठीक है, कायद अज़म के नाम के साथ. दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द काइड्स विजन फॉर पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ the teachings of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam. Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of the prophets, peace be upon him and upon his family and companions. ये हिस्टोरिक स्पीच, ये जो तारीख़ी तकरीर थी, ये तायद करती है, टेस्टिफाई करती है, इसकी वजाहत करती है कि कायद अज़म का विज़न क्या था पाकिस्तान के लिए, कायद अज़म की सोच क्या थी पाकिस्तान के लिए, और यकीनन ये बताती है अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द लास्ट हॉली प्रॉफिट, जो आखिरी नबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात के बारे में भी बताती है. तो ये अरबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है और एक दुरूद शरीफ भी है. तो ज़रूरी होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए. तो इसमें इंग्लिश में उन्होंने इस बार कंप्लीट दरूद शरीफ लिख दी है और काफ़ी बड़ी लिखी है, वरना नॉर्मली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है. बहुत तरह की दरूद है सब, मतलब ये थोड़ी लंबी दरूद उन्होंने लिखी है. इसमें ख़ातमुन नबीयीन भी कर दिया है और उन पर भी सलामती भेज रहे हैं, उनके कंपेनियंस पर भी सलामती भेज, उनके आल पर भी भेज रहे हैं. तो बहुत एक अच्छा दरूद उसमें लिखा गया है कि ख़ातमुन नबीयीन भी इसमें वो आ गए हैं
और उनके घर वालों पर, अहले बैत पर भी सलामती भेज दी गई है, और साथ में जो सहाबे रसूल थे, असहाबी, उन पर भी सलामती भेज दी गई है, कंपेनियंस पर। ठीक है। तो और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क्या फरमान था कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, तमाम इंसान बराबर हैं खुदा की नज़रों में। तो मतलब ये इसका एक लब-ए-लुबाब है, समरी है कि ऑल द मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, तमाम इंसान अल्लाह की नज़रों में बराबर हैं। इसी को बेस बनाते हुए काज़ी आज़म ने स्पीच जो है डिलीवर की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। इसमें ख़ातिमुन नबीयीन लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, चूँकि लास्ट टाइम ऐसा था जब आप शायद 9 में आपके पास न्यू बुक आई थी, या शायद आपने 9 में शायद पुरानी बुक पढ़ी है, तो न्यू पढ़ी है आप लोगों ने। उसमें एक मसला आया था, लास्ट प्रॉफिट वाला एक मसला आया था ना, कि फ़र्स्ट पेज पर उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में लास्ट प्रॉफिट हटा दिया था, तो फिर वो सारी बुक वापस हो गई थी, फिर न्यू बुक आई थी। तो इस बार उन्होंने लाजमी ख़ातिमुन नबीयीन मेंशन कर दिया है, इंग्लिश में भी और मतलब अरबी में भी मेंशन कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते मुसलमान, कि ये लाजमी इसको लिखना पड़ता है कि, और इसलिए कोई ऐसा आइन अगर बनने वाला होता है जिसमें कोई ख़त्म नबूवत के आइन को ज़र्ब पड़ रही होती है, तो फ़ौरन से तमाम उलमा कराम या तमाम दीनी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हो जाती हैं कि कोई ऐसा आइन पास ना हो जिसकी वजह से नबी के ख़ातिमुन नबीयीन होने पर कोई शक हो, कोई डाउट हो। ये उसमें हम सब मुसलमान फिर सारे फ़िरक़ों को छोड़ कर एक हो जाते हैं, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो सबका ही है, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, किसी सबका मसला है वो। Here is an excerpt of his memorable speech। यहाँ पर एक खुलासा है, एक्सर्प्ट कहते हैं खुलासा, यहाँ पर एक खुलासा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसकी, उनकी मेमोरेबल स्पीच का, उनकी यादगार तकरीर का। अब यहाँ से काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना के अपने इरशादात स्टार्ट होते हैं, उनकी सेइंग स्टार्ट होती है। ये बता रहे हैं कि एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, एक सदारती खुतबा है जो काज़ी आज़म दे रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, तमाम ख़वातीन और हज़रात, मतलब सदर जो वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट थे असम्बली के, तो उनको कह रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई कोर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी। मैं दिल से, कॉर्डियली दिल से, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने बेहद खुलूस दिखाया, और बेहद खुलूस के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इज़्ज़त जो आपने मुझे बख्शी है, अभी जो आपने मुझे कन्फ़र किया है, मुझे इज़्ज़त बख्शा है कि मुझे कहा है कि आप सदारती खुतबा करें, प्रेसिडेंशियल एड्रेस करें, तो मैं उसके लिए आपके दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आई सिंसियरली होप दैट विथ योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। मैं खुलूस के साथ एक उम्मीद करता हूँ कि आपके सहारे और आपकी मदद के साथ हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, हम इस कानून साज असेंबली को दुनिया भर के लिए एक मिसाल बना देंगे, एक एग्जाम्पल बना देंगे। देखो, पाकिस्तान की आइन की जद्दोजहद पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हो गई थी। देखा जाए तो पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, और ये 11 अगस्त को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करने के बाद उसकी स्पीच हो रही है। मतलब आइन के लिए सबसे पहले काम हो गया था, क्योंकि मुल्क के अंदर आइन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको पता है कि आइन कोशिश तो की गई लेकिन बन नहीं सका ये आइन। फाइनली आइन 1956 1956 में जाकर ये आइन बना। मतलब देखो 1947 से 1956 मतलब लग जाए लगभग 9 साल कह लें, 9 साल का अरसा लगा। 9 साल के बाद फिर फाइनली आइन पहला पाकिस्तान के पास आया। तो आइन बनाना इतना आसान काम नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इट टेक्स टाइम टेकिंग है। वो उसमें काज़म भी बताएंगे कि कब से जदोजहद हो रही थी और 56 में जाकर पहला आइन बना 1956 में। पढ़ा होगा मुताला पाकिस्तान में आपने ये PST में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट इट्स 2 मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। कानून साज असेंबली के 2 बुनियादी फंक्शंस होते हैं सर अंजाम देने के लिए। वो 2 काम करता है, 2 उसके बुनियादी काम होते हैं। द फर्स्ट इज़ द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला तो बहुत कठिन और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है कि हम फ्रेम करें, हम तश्कील दें पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के एक आइन की, कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में एक आइन बनाएं। ये काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आइन साज असेंबली का, जो आइन साजी करती है, जो आइन बनाती है। एंड द सेकंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कानून साज असेंबली का होता है फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी, के मुकम्मल और कंप्लीट, मतलब एक तरह से मुकम्मल और जो अधूरी ना हो, ठीक है, मुकम्मल हो और कामिल हो, ऐसी सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन मतलब खुद मुख्तार,
खुद मुख्तार एक ऐसा धड़ बनाएं, एक ऐसी बॉडी बनाएं एज़ द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के फेडरल वफाकी लेजिस्लेचर कहते हैं मुकन्नना, कानून साज असेंबली, कानून साजी जहाँ पर होती है दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर, उसके तौर पे भी काम करे। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो आइन है, आइन बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस आइन पर अमल दरामद कराने का काम लेजिस्लेचर का होता है, कानून का होता है। कानून उस आइन पर अमल दरामद कराती है। तो वही कहते हैं कि ये दो मेन काम इसके हैं, पहले तो आइन साजी करना, फिर उसके बाद फेडरल लेजिस्लेचर, मतलब एक वफाकी मुकन्निना भी कह सकते हैं या कानून साज असेंबली भी कह सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन करना। ये दो काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का होता है। बताइए पाकिस्तान की दाग बेल डाली जा रही है स्टार्टिंग में, सब अभी भी पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं। ये काज़म के ये जब फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे पे बन रहा था, तब की स्पीच है। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। जितना हो सकेगा बेहतरीन हम करेंगे कि हम इख्तियार करेंगे, अडॉप्ट करेंगे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्जी आइन बनाएंगे, एक वक्ती आइन बनाएंगे फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की वफाकी कानून साज असेंबली के लिए हम एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और हाँ, ऐसा हुआ था क्योंकि आपको पता है कि 1935 में 1935 में एक एक्ट बना था, इंडियन एक्ट जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान तो इंडिया में बना था ये, मतलब उस वक्त पाकिस्तान इंडिया मिक्स है। तो फाइनली 1947 में ये कानून साज असेंबली बनाई गई 11 अगस्त को। इसमें ये कहा गया कि हम एक एटलीस्ट प्रोविजनल मतलब वक्ती तौर पर हम कोई एक आइन बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन बना दें। प्रोविजनल कहते हैं जो वक्ती तौर पर हो, जैसे आपने मैट्रिक क्लास इम्तहान पास किया, स्कूल से आपको मिला प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो प्रोविजनल क्यों होता है, वो वक्ती सर्टिफिकेट है। क्योंकि अभी आपका एक पक्का सर्टिफिकेट सेकेंडरी के बाद आता है, वो स्कूल से ही मिलता है। तो आपके भाई बड़े भाई बहन के पास रखा होगा, उसमें गोल्डन स्टैंप लगा होता है, चमक रहा होता है, वो अभी नहीं मिलेगा आपको। वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो 2 साल के बाद मिलेगा, इंटर के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। अभी जो मिल रहा है या अभी जो आपको स्कूल से मिला, वो उसमें लिखा होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल मतलब जो टेम्प्रोरी है, वक्ती तौर के लिए, काम चला लो, एडमिशन ले लो उससे कॉलेज में बस। लेकिन इसको ये 100% नहीं, आप इसको बाद में जब नया सर्टिफिकेट आ जाए तो आप उसको जला दो, को फ़र्क नहीं पड़ता प्रोविजनल को, क्योंकि फिर जब पक्का सर्टिफिकेट आ जाता है ना, फिर उसकी नीड नहीं रहती। लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा तब तक इससे हम काम चलाते हैं। तो प्रोविजनल मतलब होता है वक्ती। तो 1947 में कहा गया कि एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन बना दी है वक्ती तौर पर, और इसके लिए मेहनत तो 1948 में बन भी गई। आपने इसका नाम पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और अगर उर्दू में अगर आपने PSC लिया था तो करारदाद मकासिद, ठीक है, उर्दू वालों के लिए करारदाद मकासिद, इंग्लिश वालों के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या था कि इस लॉ ऑफ इंडियन एक्ट में ही उन्होंने थोड़ी सी, अब ये तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, इसको थोड़ा सा उन्होंने इस्लामाइज़ कर दिया था। इस्लामाइज़ हमारा मुसलमानों की कुछ चीज़ें, मतलब इस्लाम के जो कुरान और नबी पाक की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से जो अहकामात है उसमें ऐड कर दिए गए थे। और फाइनली उसको कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें इंडियन एक्ट ऑफ 1935 को इस्लामाइज़ किया गया था। बट ये पाकिस्तान का कोई अपना आइन नहीं था, मतलब वही आइन था, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई थी, अमेंडमेंट कर दी गई थी, बस उसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से आपने पढ़ा है। लियाकत अली खान ने उसको मतलब वो किया था, लगाया था, सही है। तो वही क्या चीज़ हम कह रहे हैं कि हम एटलीस्ट एक टेम्पोररी, एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन हम कायम कर दें। कुछ वक्त के लिए तो चले, ये तो पूरा अंग्रेज़ों का ही है ना, ये तो पाकिस्तान में लग नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि हम अंग्रेज़ों का यहीं चला दें पूरा। तो कहेंगे मैं हासिल क्यों किया पाकिस्तान, फिर जब आईनी अंग्रेज़ों को चलाना था तो मतलब अंग्रेज़ों को रहने देते अपने मुल्क में। इसलिए उन्होंने क्या किया, फाइनली के कहा कि हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे कुछ ना कुछ। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating 2 independent sovereign dominions in this subcontinent. You know really that not only we ourselves are wondering. आप जानते हैं सिर्फ हम ही ताज्जुब नहीं कर रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया ताज्जुब कर रही है, हैरत में, कि जो हमने बेमिसाल एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बेमिसाल, एक तूफ़ानी, एक इनकलाब जो लेकर आए, जिससे 2 आज़ाद खुद मुख्तार डोमिनियंस रियासतें बनी हैं इस बरसग़ीर में। तो ये जो इतना बड़ा इनकलाब था कि हमने अंग्रेज़ों को भगाया, उसके बाद 2 अलग अलग बड़े बड़े वतन जो है वो बने, इंडिया और पाकिस्तान। हम और सारी दुनिया के लोग ताज्जुब में हैं कि ऐसा कैसे किया हमने।
This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. ये mighty, ये ताकतवर सबकॉन्टिनेंट बर सग़ीर with all kinds of inhabitants, जिसमें हर तरह के बाशिंदे रहते हैं, has been brought under a plan, वो एक मंसूबे के ज़रिए असर आए, which is titanic. टाइटैनिक तो एक कश्ती का नाम था बहुत बड़ी. टाइटैनिक का मेन मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज़, वेरी ह्यूज थिंग. तो बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको टाइटैनिक कहा जाता है. तो टाइटैनिक एक इंग्लिश का वर्ड है जिसके मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़. अब चूंकि वो कश्ती बहुत बड़ी थी जो डूबी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टाइटैनिक. ठीक है, वरना टाइटैनिक कश्ती का नाम नहीं है, वो इंग्लिश का एक वर्ड है जिसके मतलब बहुत बड़ी चीज़ कोई होती है. टाइटैनिक बहुत बड़ी, अननोन, अनजान, अनपैरेलल, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं. मतलब इस तरह से हमने पाकिस्तान की जो है वो क्रिएशन की. वो कहते हैं ना, वो एक शायर कहते हैं, यूँ दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान. तो दुनिया हैरान हो गई ना, यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हो गई हैरान, वंडर करने लगे कि यार ये कैसे आज़ादी हासिल कर ली. तो इस एंथम में ये चीज़ हम बताते हैं ना नेशनल सॉन्ग में. काज़म भी यही फरमा रहे कि लोग ताजुब करते हैं कि आज़ादी कैसे मिली हमें इतने बड़े सल्तनत से, माइटी ब्रिटिश एम्पायर से. During our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. जहाँ तक हमारा पहला काम है कानून साजी का, तो पहला और सबसे अहम चीज़ जिसको मैं एम्फेसाइज करूँगा, जिस पर मैं ज़ोर दूंगा, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी. याद रखें, अब आप एक सॉवरेन, एक खुद मुख्तार लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून साज एक बॉडी है. एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपको सारी ताकतें हासिल हैं. अब आइन साजी की अब आपको कोई रोक टोक नहीं है कि कांग्रेस या अंग्रेज़ आकर आपको रोके, भाई ये आइन नहीं बनाओ, ऐसे नहीं बना दो, वैसा बना दो. नहीं, आपको अब सारी ताकतें हैं. दुनिया की कोई ताकत आपको आइन बनाने से नहीं रोक सकती. अब अपनी मर्ज़ी का जैसा आइन बनाना चाहोगे आप बना लोगे, जो कि आपका अपना वतन है. ठीक है, अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आइन में क्या करना है क्या नहीं. इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए ये आप पर डालता है बहुत भारी जिम्मेदारी, एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, कि किस तरह से आपको अपने फैसले करने. जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें दैट इज स्पाइडरमैन. तो स्पाइडरमैन पुरानी पीटर पार्कर वाली बात कर रहा हूँ, ये अभी तो ये वाली नहीं, मार्वल वाली नहीं. ठीक है, तो उसमें जब है ना, वो उसको एक मकड़ी ने काट लिया था, बाद में पढ़ेंगे. उसको एक मकड़ी ने काट लिया था ना पीटर पार्कर को, उसको देखा होगा आपने. तो उसके हाथ पास फिर मगर मकड़ी जैसी खसूसियात आ गई थी, उधर वो चढ़ना शुरू हो गया था. मतलब और वो शुरू में आपको पता, अगर आपने मूवी देखी है ना, तो शुरू में उसने वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ काम किया करता था. वो बैठा हुआ है घर पे, उसको जूस पीना है, वो यूँ करके खींच ले रहा है, जूस आ जा रहा है उसके हाथ में. कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा हमारे पास आ जाए, बटन दबाना, यूँ करके बटन दबा दें, बैठे बैठे वो गिलास खींच लिया, यहाँ से वहाँ से वो खींच लिया, उठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मतलब वो भी इस तरह से अपने फ़ायदे के लिए अपने काम कर रहा था, मतलब ना. तो उसके फिर उसके शायद ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उसको बताया था, बाद में उनकी डेथ हो गई थी उसी मूवी में. तो उसने कहा था कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये एक जुमला मुझे याद है, बचपन में मैंने मूवी देखी थी, कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि जितनी बड़ी ताकत होती है ना आपके पास, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपके पास होती है. जो ताकत अगर आपको बड़ी मिल गई अल्लाह की तरफ से, अगर आपको ताकतवर बना दिया गया किसी भी वजह से, आप ताकतवर हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत सारी है. जैसे कि मर्दों को अल्लाह ने ताकतवर पैदा किया, तो मर्दों में जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दी, सिंपल सी बात है. तो जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं पर डाला, जिनको ज़्यादा ताकतवर बनाया. हर तरह से, जिस तरह से हाकिमों को ताकतवर बनाया, हाकिम जो है मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिम्मेदारी भी उन पर बहुत डाली सबसे पहले, इसलिए क़यामत में हिसाब भी उन्हीं का होगा. तो हाकिम जो हाकिम लगा रहे हैं जो रियाया के ऊपर है. तो अब वही कह रहे हैं कि चूँकि आपको सारी पावर मैंने दे दी है, आपके पास सारी पावर है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है अब आपके पास, जिसके आप मदद से आप फैसले करेंगे. The first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. देखो, काज़िम ने जो पाकिस्तान के लिए एस्पायर किया था ना, वो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाते. कहते ना कि कायद ने तो दिया नहीं था ऐसा पाकिस्तान, कितना बदल गया इंसान. तो इंसान तो बदल गया है, पाकिस्तान भी बदल गया है, लेकिन कायद आज़म ने तो वो पाकिस्तान नहीं दिया था हमें, ना ही सोचा था कि पाकिस्तान ऐसा होगा, है ना. अगर आज देख लेते पाकिस्तान को, तो शायद वो यही कहते हैं कि गलती कर दी बना के, हम नहीं बनाते. तो मतलब
कि ये क्या कह रहे हैं, अच्छा मतलब ये वो बात कर रहे हैं जो एक वाकई में एक ज़ी शऊर इंसान करता है और हम सबको पता है ऐसे ही होना चाहिए कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी क्या है, इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून की बालादस्ती, कानून का प्रचार, सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ताकि रियासत क्या करे, अपने रियाया की, अपने लोगों की लाइफ, ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, जायदाद और उनके मजहबी अकायद, उन सबको फुली प्रोटेक्ट कर सके, उन सबकी पूरी तरह से उनको हिफाजत कर सके। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे फर्स्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की क्या होती है, एक स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि अपने तमाम रियाया को लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, कानून की बालादस्ती हो और लोगों की जान, माल, मजहबी अकायद, इन सब की हिफाजत हो, इन सब को फुली प्रोटेक्ट किया जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो जंगल का कानून है कहते हैं, फिर जंगल और फिर शहर में फ़र्क नहीं रहेगा अगर कानून ही ख़त्म हो जाए तो, सिंपल सी बात है। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इन इज़ दिस, दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन। कुछ सबसे बड़ी लानतें, सबसे बड़ी लानत जिसमें इंडिया मुब्तला है वो ब्राइबरी एंड करप्शन है। ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी एंड करप्शन, और बेईमानी, बदउनवानी। रिश्वतखोरी और बेईमानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। दैट रियली इज़ अ पॉइजन, और ये एक जहर है। रिश्वतखोरी, बेईमानी, करप्शन, ये पॉइजन है, ये जहर है। अगरचे काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ लिबरल पर्सन, ही वॉज अ सेकुलर पर्सन, ही वॉज नॉट अ फंडामेंटलिस्ट वन लाइक यू और मी, बट इंडीड ही नोज़ के दुनिया में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। भले इंसान लिबरल क्यों ना हो, लेकिन उसको ईमानदार होना पड़ता है, और ईमानदारी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइज़न है। अच्छा, आपको पता है अभी जो हर एक नोट जो आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि हसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत है ना, हसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत है, मतलब हलाल रिज़्क़ को कमाना इबादत है। अभी जो 75 रुपीज़ का नोट आया ना उसमें लिखा हुआ ही नहीं कहीं। अगर आपने 75 रुपये का नोट देखा नया, या इंटरनेट पर देखा है तस्वीरों में, या रियल में देखा है, तो आप उसमें देखो वो जो हर नोट में हमेशा से लिखा आता रहा इस है ना, हसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत है। उसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं हलाल रिज़्क़, हलाल रोज़ी कमाना इबादत है। अब वो लाइन ही हटा दी गई है, पता है हलाल रोज़ी कमाई ही नहीं है, ज़्यादातर तो बेमारी से कमा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वो लाइन ही हटा दी ताकि उनके दिल में बुरा ना ख्याल हो यार ये क्या चीज़ हो रही है। तो ये तो इतनी आगे की सोचते हैं, देखो वो लाइन ही हटा दी है 75 रुपीज़ से। आप देखना कभी, मुझे बताना क्या है कि नहीं। डू यू हैव? नहीं है, मतलब मैंने कल देखा, दैट्स आई एम सही। ओके, तो हसूल रिज़्क़ हिलाल इबादत, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राइबरी और करप्शन, इसको कह रहे हैं कि वो क्या है भाई, पॉइज़न है। पॉइज़न मीन्स कि वो जहर है किसी भी वतन के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड, हमें लाजमी इसको ख़त्म करना होगा विद एन आयरन हैंड। आयरन हैंड मतलब आयनी हाथों से, मतलब हर मुमकिन कोशिश करके, पूरा जोर लगा के हमें ख़त्म करना है करप्शन को और ब्राइबरी, रिश्वतखोरी के कल्चर को। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स एज सून एज इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो। और मुझे उम्मीद है कि आप एडिक्वेट मतलब माकूल आप मेजर्स, माकूल आप जो है वो काम करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। इस असेंबली को मैं कहता हूँ कि वो इन चीज़ से निजात हासिल कर ले, छुटकारा हासिल कर ले, और ये जो करप्शन है, ये जो ब्राइबरी है, इसको ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। अगर जब पाकिस्तान भी बना भी नहीं है, इंडिया के अंदर असल में ये मसाइल थे ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी शायद ये मसाइल आ जाए इंडिया से उठकर, तो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। उसको जड़ मजबूत नहीं होनी चाहिए करप्शन की। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स। अच्छा, ये अफसोस के लिहाज से ना, जो चीज़ें कायज़ जिस चीज़ से मना कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो सब चीज़ें बाद में हो गई। जिस चीज़ को वो डर रहे थे कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, वो सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हो गई, और आज तो बहुत ज़्यादा है आजकल। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स। ब्लैक मार्केटिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़ख़ीरा करके रख लेना, चीज़ों को जमा करके रख लेना, सामान को, ये एक और लानत है। वेल आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रिक्वेंटली काउट एंड पनिश्ड। बहरहाल मैं जानता हूँ
कि ब्लैक मार्केटर्स को अक्सर पकड़ा जाता है, सज़ा दी जाती है। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी इन अवर डिस्ट्रेस कंडीशन। अब आपको काबू करना है इस मॉन्स्टर को, इस बला को, इस मॉन्स्टर को आपको काबू करना है जो आज एक बहुत बड़ा जुर्म है हमारे माशरे के ख़िलाफ़, और हम जो परेशान कुर हालत में भी जी रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है ये। आपको उसको काबू करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, कि लोग ज़ख़ीरा करके आटा, दाल, चावल ये सब चीज़ें नहीं रख लें और फिर जब रेट बढ़े तो उसके बाद मार्केट में निकाल कर भारी दामों बेचें। ठीक है, तेल वगैरह, तेल, घी, ये सब ऐसा नहीं कि जमा कर दें, उसके बाद फिर पूरे मार्केट से गायब हो जाए, रेट बढ़ जाए तो बाद में मार्केट में डाल दें। और ये तो होता ही, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे पहले यही होता है, सबसे पहले दिन यही हो जाता है कि सारी चीज़ें ब्लैक मार्केटर जमा कर लेते हैं। अब जब रेट बढ़ेगा तो निकालेंगे, पूरे मार्केट में तेल नहीं मिल रहा होता है ना, ऐसा स्टॉक कर लेते हैं जो, और इसको चालाकी समझ के करते हैं कि हम कितने चालाक कारोबारी हैं कि हमने एकदम दिमाग लगाया, मार्केट से चार्ट कर दिया, अब हम कमाएंगे पैसा। लेकिन ये कितनी बड़ी गलत बात है कि अल्लाह के हदीस मुबारक वगैरह में उसके खिलाफ वहीदें आई, ज़ख़ीरे अंदोज़ों के ख़िलाफ़, स्टॉक जो कर लेते हैं सामान को। आई थिंक दे आउट टू बी वेरी सीवियरली पनिश्ड। मुझे लगता है कि उनको बहुत सख्ती से सज़ा देनी चाहिए, बिकॉज दे अंडरमाइन द इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड कॉज होल सेल स्टारवेशन। चूँकि वो लोग जड़ काटते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं वो जड़ काटते हैं पूरे सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन की। जो कायदा है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन है फूड स्टफ़ का, ग़िज़ाई अजनास का, एसेंशियल कमोडिटीज़, ज़रूरी अशिया का, एंड कॉज होल सेल स्टारवेशन, और वह फाका कशी की नौबत आ जाती है। फिर मतलब ये जो लोग होते हैं ना, जो कि ब्लैक मार्केटर होते हैं, जो स्टॉक करके रखते हैं सामान को, वो असल में जड़ काट रहे हैं उस रेगुलेशन, उस सिस्टम का जो पाकिस्तान में बना हुआ है फूड स्टफ़ की ट्रैवलिंग करने के लिए, फूड स्टफ़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके वो जड़ काट रहे हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा सख्ती से सज़ा देनी चाहिए कि कोई शख्स स्टॉक करके ना रखे सामान को, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, घी, पेट्रोल, कुछ भी स्टॉक होकर नहीं रहना चाहिए। रेट कम हो गया तो ऐसा नहीं कि आप उसको फिर स्टॉक कर लो कि बढ़ेगा तो रेट तो मार्केट में लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि हमारे पूरा पाकिस्तान चलता है स्टॉक पर, मतलब हम डायरेक्टली मार्केट में नहीं भेजते चीज़ें, लोग जमा कर रखते हैं, लोग सड़ा देते हैं उसको, लोग उसको ख़राब कर देते हैं, लेकिन मार्केट में ही लाते हैं, बोलते हैं नहीं भी रेट ख़राब नहीं करना है। चीनी, दाल, चावल पड़े पड़े सड़ जाए, सस्ते में नहीं बेचेंगे, लेकिन चूँकि रेट कम हो जाएगा तो वो बोलता सड़ जाए लेकिन सस्ते में ना मिले, रेट बढ़ेगा तभी भेजेंगे, भले वो टनों टन दाल, चावल, सब्जियाँ सब कुछ ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वो मार्केट में कभी लेकर नहीं आते। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग। तो बहुत गलत है ये, इस्लाम के अंदर भी और पाकिस्तान के आइन के अंदर भी। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ अ लेगेसी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। दूसरी चीज़ जो मेरे दिल को छूती है, मेरे दिल को जाकर लगती है, इज़ अ लेगेसी। ये वो लेगेसी है, ये वो वर्सा है, ये वो लेगेसी है, ये वो वरासत है, ये वो जायदाद है। वो वर्सा मतलब जो जायदाद में जो चीज़ मिलती है, दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस, जो हम पर पास हुई, जो हमें मिली अपने वरासत में। अलॉन्ग विथ मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड हैज़ अराइव्ड दिस ग्रेट एविल। तमाम चीज़ों के साथ अच्छी और बुरी जो चीज़ें हमें पाकिस्तान को मिली हैं, उसमें ये भी एक सबसे बड़ा शैतान, सबसे बड़ी बुराई हमारे पास आई है, द एविल ऑफ नेपोटिज़म एंड जॉबरी। जो बुराई है, जो एविल है किसकी? नेपोटिज़म। नेपोटिज़म अकरबा परवरी। अकरबा परवरी से मुराद क्या होता है? अपने रिश्तेदारों को अपने जान पहचान वालों को सपोर्ट करना, अपने जान पहचान वालों को गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े ओहदे देना, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज़म। ये कह रहे कि ये हमें वरासत से मिला, ये भी कई सालों से चलता आ रहा है। एंड जॉबरी मतलब रिश्वतखोरी को हम कहते हैं। ये दो चीज़ें हमें वरासत से मिली हैं, ये सबसे बड़े जराइम है। नेपोटिज़म मतलब एक बंदा गवर्नमेंट में आकर अपने ख़ानदान वालों को सिर्फ बढ़ता रहे, भले उसके अंदर कोई भी हो सकता है, भले उसके अंदर टैलेंट हो ना हो, कुछ नहीं देखना है, बस मेरे चाचा का लड़का, मेरा फूफू का लड़का तो रख दो उसको, मिनिस्टर बना दो कोई भी। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में जो ऐसी करती हैं, है ना, नस्ल दर नस्ल लग रहा है कि वो ट्रांसफ़र ही हो रही है सिर्फ, जबकि और लोग वेल डिज़र्विंग मौजूद हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी, लेकिन उनको नहीं मिलता मौका। क्यों भाई? वो एक बादशाह बन के बैठे हैं, तो बादशाह सलामत है, भले उनको कुछ नहीं आता बट वही बनेंगे। ये काजिज़म इसके ख़िलाफ़ सख्ती से मना कर रहे हैं, नेपोटिज़म नहीं होनी चाहिए। काजिज़म ने ऐसा नहीं किया, दैट्स वाई ये सब चीज़ें काजिज़म फरमा उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगरचे काजिज़म की एक बेटी थी जिनका नाम है दीना जीना नाम था, उनकी एक बेटी थी
दीना नाम था उनका, लेकिन आप उनको जानते भी नहीं होंगे। उनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, ना कभी नाम सुनोगे ज़िंदगी में आपने। उन्होंने कभी उनको सपोर्ट ही नहीं किया आगे कि मैं अपनी बेटी को अपने पास जाकर ये बना दे रहा हूँ और वो ये उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ ये काज़ी आज़म मोहम्मद अली ने इस चीज़ को देखा, ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया था। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को बनाया था। बाद में इंदिरा गांधी सुना होगा आपने, तो वो उनकी बेटी थी। लेकिन पाकिस्तान में काज़ी आज़म ने ऐसा नहीं किया, नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं दिखा। अपने रिश्तेदारों को किसी को नहीं भरा, आप जानते भी नहीं होंगे काज़ी आज़म के किसी रिश्तेदार को, यहाँ तक अपने सिस्टर तक को नहीं भरा। फातिमा जिन्ना जो थी, एक बार भी वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं रह सके पाकिस्तान की, ना वो कोई मिनिस्टर रह सकें। आपने कभी नहीं सुना होगा उनके बारे में। दैट इज़ कॉल्ड के नेपोटिज्म से कितना दूर थे वो, ये हमें मैसेज मिलता है ना। और यही, और जो बंदा खुद करता है तो वो बोले तो अच्छा भी लगता है। द एविल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी, कि ये जो अकरबा परवरी है, अपने रिश्तेदारों को जॉब देने वाली बात है, और जॉबरी और रिश्वतखोरी, ये दो बहुत बड़े जराइम हैं किसी भी वतन के लिए। दिस एविल मस्ट बी क्रश्ड रिलेंटलेसली, इस शैतान को क्रश करना है, कुचल दिया जाना है रिलेंटलेसली, बेसब्री से। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, रिलेंटलेसली, बेसब्री से उसको कुचल दो। I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery. मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ, मैं इस बात को वाजे कर देता हूँ कि मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा किसी भी किस्म की जॉबरी, किसी भी किस्म की रिश्वतखोरी, नेपोटिज्म, किसी भी किस्म की अगरबा परवरी, और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्राउट टू बेयर अपॉन मी, या कोई ऐसा असर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे ऊपर आएगा या मेरे ज़रिए आएगा। मतलब कोई मेरे नाम लेकर, मेरे रिश्तेदारी का बोलकर कोई अगर जॉब लेना चाहे आपसे, तो मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई नेपोटिज्म के लिहाज से मेरा नाम लेकर जॉब कोशिश ना करे कि अभी काज़ी आज़म का मैं फला हूँ और मुझे ये जॉब दे दो, तो मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगा ऐसे किसी शख्स को। मतलब इतनी बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में, जो उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। और काज़ी आज़म के पास जॉबरी भी बिल्कुल भी 0% हम तो कह सकते हैं कि आजकल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो काज़ी आज़म के पाँव की धूल हैं, बराबर है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पाँव की धूल, या शायद वो भी नहीं हो सकते हैं, आई थिंक सो, कि 1 रुपये सैलरी थी काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। जब काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब एज अ गवर्नर जनरल, जब पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको पता है काज़ी आज़म थे, तो उनकी 1 रुपये सैलरी थी पर मंथ, 1 रुपये सैलरी सिर्फ थी। तो इतनी कम सैलरी लिया करते थे। ये सेम वही था जैसे तुम हज़रत अली करम अल्लाह वजह, तुम्हारे फ़ारूक, इन सब से आपने देखा ना कि वो सैलरी इतनी लेते थे जितनी सबसे कम थी। मतलब पूरे जो है वो कंप्लीट कह लो कि यस, सबसे कम सैलरी जिसकी होती थी ना, उतनी सैलरी वो लिया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में ऐसा है कि उनकी सैलरी बहुत कम थी। अच्छा, उनको मीठा बहुत पसंद था, तो लेकिन पैसे नहीं होते थे कि वो मीठा कुछ हलवा वगैरह खा सकें। उनकी वाइफ क्या करती थी, जो वो वाइफ को पैसे दिया करते हैं ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये सहाबी में से, कि वो कुछ पैसों से बचा कर रख लिया करती थी ना, कुछ भी थोड़ा सा पैसा। इस तरह से 3-4 महीनों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि चीनी खरीद ली उससे, और चीनी खरीद कर उससे हलवा बना लिया। और एक दिन हलवा पेश कर दिया अपने हस्बैंड को, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ये तो हमने हलवा जो है वो कहाँ से, मतलब तुमने बना लिया, इतने तो मेरी सैलरी है ही नहीं। अगरचे वो खलीफा थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इस्लाम के बनो उमैया खलीफा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसे, आपके पैसों से इतने पैसे मैं हर महीने जमा कर ली थी, ये बच जाता था सेविंग, तो मैंने उससे बना दिया। अब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गए जाकर ना खजांची के पास और अपनी सैलरी वहाँ से उतनी कम करा दी जो महीने की बच रही थी, कि ये सैलरी मेरे इजाफी ख़र्चों से ज़्यादा है जो आप मुझे दे रहे हैं, तो आप इतनी सैलरी मेरी कम कर दें, जो मेरी वाइफ बचा ले रही थी उसको। दिस इज़, मतलब ये है कि जॉबरी कितनी कम हमने देखी है अपने लोगों के अंदर से। काज़ी आज़म भी ऐसे ही थे, जबकि ये वही काज़ी आज़म थे कि ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे महंगे लॉयर थे काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सबसे बेस्ट लॉयर भी कहा जाता है इसको इंडिया का। ये वाहिद थे जिन्होंने कोई भी कह लें कि जो है ना, कोई भी केस नहीं हारा है। काज़ी आज़म जिस केस में खड़े होते थे जीत के निकलते रहे, रिकॉर्ड है उनका, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं। काज़ी आज़म कितने जीनियस लॉयर थे, इतने शार्प थे, अगर कोई केस इनके पास आता तो उसको जीतते ही थे हमेशा। और सबसे महंगे चार्जेस लिया करते थे, बड़े बड़े लोग केस लड़ा करते, मतलब उनको हायर किया करते थे काज़ी आज़म को प्राइवेट लॉयर के तौर पर। मतलब इतने ज़्यादा 400 रुपये उस दौर में कह रहे हैं कि एक केस का लिया करते थे, 400 रुपीज़ उस ज़माने में, 1930s 20s की बात कर रहा हूँ। अभी का 4 लाख रुपये समझ हो जाएगा इतने लिया करते थे एक सिंगल केस के, एक दिन के। और जब यही बंदा जब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनता है तो 1 रुपये सैलरी लेता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बस मुझे इतना काफ़ी है कि मेरे खर्चे निकल जाए, ताकि जॉबरी लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैं बेईमानी करता हूँ। काज़ी आज़म जब रिटायर हुए एज अ गवर्नर जनरल से, जब वो रिटायर हुए अपनी मौत के आखिरी दिनों में,
तो कहा जाता है कि वो घर निकले गवर्नर हाउस से और घर जाने लगे, बीच रास्ते से वापस पलट गए, बीच रास्ते से वापस पलट गए। तो अब लोगों ने देखा आप वापस क्यों पलटे, अभी तो घर जा रहे थे, इनके मतलब रिटायरमेंट हो गई है, वापस क्यों आ गए। तो वो जाकर अपने ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, अपना पेन जो होता है पेन निकालते हैं, पेन में से इंक जो है ना वो इंक पॉट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब इंक पॉट के अंदर डाल के फिर पेन रख के फिर वापस निकल जाते हैं अपने जेब में। तो कि उसके मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब उन्होंने ऐसे इसलिए कहा कि जो इंक था वो हुकूमत के ख़जाने के पैसे का था, वो इंक पेन तो उनका अपना था, इंक लेकिन ऑफिस का था, क्योंकि अब उनकी रिटायरमेंट हो गई है तो अब उस इंक पर भी उनका हक नहीं है, तो वो इंक वो लग कर चले गए। ये वो शख्स कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को बनाया, फाउंडर ऑफ, उनसे कौन पूछने वाला है कि तुमने क्या क्यों ऐसा किया या तुम इंक लेकर चले गए, कौन पूछता है। आजकल तो लोग कितने हड़प कर जाते हैं, डिकार भी नहीं लेते, कुछ पता ही नहीं लगता, मतलब सिंपल सी बात है ना यार। तो फ़र्क है, देयर इज़ अ डिफरेंस, यू नीड टू नो अबाउट इट, क्या फ़र्क है। तो now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. अब अगर हम इस वतन पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, हमें पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, एंड स्पेशली ऑफ द मासेस एंड द पुअर, और ख़ास तौर पे मासेस जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की अक्सरियत है उसकी फ़लाह के लिए काम करना पड़ेगा, एंड द पुअर और गरीबों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना पड़ेगा। इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन, अगर आप मिलकर काम करेंगे, फॉरगेटिंग द पास्ट, माजी को भुला देंगे, ड्यूरिंग द हैजेट, ड्यूरिंग द हैजेट क्या मतलब होता है, लड़ाई भुला देना या लड़ाई झगड़ा माफ़ कर देना, ड्यूरिंग द हैजेट, और अपने लड़ाई झगड़ों को माफ़ कर देंगे जो लड़ाई आपके बीच में, यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप लाजमी फिर कामयाब होंगे। मतलब अगर आप लोग सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान जो भी हैं, आप कॉपरेशन से काम करो, भुला दो अपने माजी को, सारे गम मिटा दो, सारे झगड़े भुला दो और आप कामयाब हो जाओगे। कामयाब होना फिर आपका हक होगा। इफ़ यू कैन चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन ए स्पिरिट दैट एवरी वन ऑफ यू, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड ही शी बिलोंग्स, इज फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट ऑफ विद इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। अगर आप अपने माजी को तब्दील कर दें और काम करें एक स्पिरिट, एक जज्बे के साथ कि आप में से हर एक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मसलक का हो, वो बिलोंग करता है पहले, दूसरे और आखिरी बार वो सिटीज़न है, शहरी है इस स्टेट का, इस रियासत पाकिस्तान का, विथ इक्वल राइट्स, इसके बराबर के हकूक़ हैं, बराबर के राइट्स से हकूक़ हैं, प्रिविलेजेस उसके बराबर के इनामात उसको मिलेंगे, एंड ऑब्लिगेशंस उसके बराबर के फ़राइज़ हैं। जितने भी लोग इस पाकिस्तान की सरहद के अंदर रहते हैं, चाहे उनका कोई भी मसला, कोई भी रंग, नस्ल, ज़ात, ज़बान कुछ भी हो, वो सब बराबर है, इक्वल है। और आप मिलकर काम करें, आप ये ना समझें कि भाई पंजाबी ज़्यादा करेगा, सिंधी कम करेगा, बलोच ज़्यादा करेगा, नहीं, सब अपने आप को इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान समझकर काम करें इसके लिए। और माजी के हुक्म भुला दें, माजी में अगर आपके बीच कोई लड़ाई रही, झगड़ा रहा, तनाज़ा रहा, छोड़ दें उसको, भूल जाएँ और आगे की तरफ बढ़ें। We should begin to work in that spirit, and in course of time all the singularities of the majority and minority communities, हमें काम करना शुरू करना होगा इस जज्बे के साथ, and in course of time और वक्त के साथ साथ all the singularities पहलू, ये सारे पहलू of the majority and minority communities, जो मेजॉरिटी अक्सरियत और अक़लियत वाली कम्युनिटीज़ के सारे पहलू हैं, उन सब के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा। सारे मेजॉरिटी, सारे माइनॉरिटी वाले लोग मिलकर वर्क करें पाकिस्तान की तरक्की में, उसकी खुशहाली में। नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई ताकत दूसरे कौम को अपने तसल्लुत में अब नहीं रख सकती। अब वो दौर चला गया, एम्पेरियलिज्म का दौर चला गया, एम्पायर बनाने का दौर चला गया। अब किसी भी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि एक कौम दूसरे कौम पर काबिज हो सकती है। सब्जेक्शन मतलब तसल्लुत में रखना, कोई ताकत किसी और कौम का अब तसल्लुत में नहीं रख सकती है। अब दुनिया में किसी भी कौम पर किसी और कौम का कब्ज़ा नहीं है। इस वक्त कोई एक कौम दूसरे कौम पे कब्ज़ा नहीं करके रखी हुई कहीं पर भी, जैसे पुराने वक्त में मतलब ब्रिटिश एम्पायर और इस तरह की चीज़ें कब्ज़े। अब तो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हाँ, पोर्शन बना के दे दिए गए। अब हम कह सकते हैं कश्मीर पर इंडिया का कब्ज़ा है, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो हमारा कश्मीर हमारे पास, उनका कश्मीर उनके पास है। बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई है, थोड़ा हमें दे दिया गया, थोड़ा उसको दे दिया गया। इस तरह पैलेस्टीन की भी बात की जाए, फ़लस्तीन में भी ऐसी है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई है, एक हिस्सा मुसलमानों के पास, एक यहूदियों के पास, इसराइल के नाम से दे दिया गया। मतलब तसल्लुत नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक कौम पे पूरा कब्ज़ा हुआ किसी दूसरे कौम का, जैसे पुराने वक्तों में होता था। अब दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके ऊपर किसी का कब्ज़ा हो।
मतलब सब आज़ाद है, सब इंडिपेंडेंट है, सब खुद मुख्तार है, सोवरेन है। तो ये कह रहे हैं कि नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई ताकत दूसरे कौम को तसल्लुत में अब नहीं रख सकती। देयरफॉर वी मस्ट नाउ लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, इसलिए हमें एक सबक सीखना है इससे। यू आर फ्री, ये भी बड़े मशहूर लाइन्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा। यू आर फ्री, आप आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, आप अपने मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हो। और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या किसी भी इबादत गाह में तुम इस पाकिस्तान की रियासत में जा सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो मंदिर में जाओ, अगर आप मुसलमान हो तो मस्जिद में जाओ, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप चर्च में जाओ, आपका जो मज़हब है आप अपने इबादत गाह में जाओ। पाकिस्तान के अंदर कोई मना नहीं है इस चीज़ के बारे में। काज़िम फरमा रहे हैं यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो सकता है, किसी भी ज़ात से हो सकता है, किसी भी क्रीड, किसी भी मसलक से हो सकता है, किसी भी फ़िरके से हो सकता है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, इसके रियासत के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। रियासत के मामलात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सुन्नी है, कि देवबंदी है, कि शिया हैं, कि अहले हदीस, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस सब इस पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत के मामलात के इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब रियासत को अलग कर दिया उन्होंने मज़हब से। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट वी कॉल सेकुलरिज्म, इसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलर कंट्री यही कहलाता है। पाकिस्तान इज़ अ सेकुलर कंट्री, पाकिस्तान वॉज मेड अ सेकुलर कंट्री बाय काज़ी आज़म। सेकुलर कंट्री क्या होती है? रियासत के मामलात का मज़हब से कोई लेने देना नहीं है, आपके इंडिविजुअल मज़हब से। हाँ, आपको जो मर्ज़ी आप वो फॉलो करो, जो मर्ज़ी वो फॉलो करें, कोई रोकने वाला भी नहीं है आपको। दुनिया अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, यही चीज़ अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगी कि रियासत मज़हब में टांग नहीं अड़ाती। हाँ, आपको जो मज़हब फॉलो करना है अमेरिकन को वो करते हैं। मुसलमान मस्जिद तक नमाज़ पढ़ते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है अमेरिका में उनको। हिंदू जा रहे हैं मंदिर, क्रिश्चियन जा रहे हैं चर्च, दिस इज कॉल्ड। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, हिंदू जा सकता है मंदिर में, कोई मसला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, चूँकि पाकिस्तान बना ही इस तर्ज पर है, एक सेकुलर रिपब्लिक के तौर पर। सेकुलर रिपब्लिक क्या होते हैं? जिसमें रियासत के मामलात मज़हब से अलग होते हैं। मतलब इनफरादी मज़ाहब जो है ना, एक शख्स के मज़हब का रियासत के मामलात से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब रियासत ये नहीं कहेगी कि सारे दुनिया सारे पाकिस्तानी मुसलमान हो जाए भाई, उनको एक दिन का टाइम दे रहे हैं, सारे मुसलमान हो जाए, नहीं तो सबको भगा देंगे। ये गलत है। फिर ये एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री बन गई है, फिर ये एक सेकुलर कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू सारे मुसलमान हो जाएं, ईसाई सारे मुसलमान हो जाएं, सारे मंदिर हम तोड़ देंगे फ़ौज के ज़रिए, कि सारे चर्च हम तोड़ देंगे फ़ौज के ज़रिए। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है। हर मज़हब को इजाज़त है अपने 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 मज़हब को फॉलो करने की। सही बात है ना भाई, और ऐसा होना भी चाहिए, कॉमन सेंस भी यही कहती है। वरना तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी फिर तो माइनॉरिटीज़ के साथ। पाकिस्तान के झंडे का सफ़ेद रंग यही आपको बताता है, द वाइट कलर इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान शोज़ द राइट्स ऑफ मेजॉरिटी, है ना भाई, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अकलियतों के हकूक़। वाइट कलर ही इसलिए हमारे झंडे में। ग्रीन कलर चलो मान लेते हैं मुसलमानों को शो करे, बट वाइट तो शो करे ना नॉन मुस्लिम्स को। तो हमारा तो फ्लैग हमें बता रहे कि वी आर द वन हु गिव्स राइट टू माइनॉरिटीज़। आप उनसे जीने का हक नहीं छीन सकते। जितना हक एक मुसलमान को पाकिस्तान में जीने का है, उतना एक हिंदू को भी जीने का है। वो भी जिएगा इस पाकिस्तान में, रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, चलते हैं। हमें औरंगी टाउन में नहीं दिखते होंगे, लेकिन अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाओ, उमरकोट की साइड पे चले जाओ आप, इंटीरियर सिंध में मतलब अंदरूनी सिंध, कई हिंदू आपको मिलेंगे वहाँ पर। थर पारकर की साइड पे आप चले जाओ, थर के डेजर्ट, थर में तो हिंदू ही बसे हैं सारे, लाखों की तादाद में। तो रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, कोई मसला नहीं है। उमरकोट तो पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें 60% हिंदू हैं और 40% मुसलमान हैं। मतलब मेजोरिटी हिंदुओं की उस शहर के अंदर। उमरकोट कहते हैं उसको, सुना होगा नाम आपने। सिंध में है, इंटीरियर सिंध में, पाकिस्तान में है, सिंध में है, और लोग मोहब्बत से रहते हैं। मतलब कभी आज तक वहाँ पर कोई फड्डा नहीं हुआ कि मस्जिद किसी ने तोड़ दिया, किसी ने मंदिर तोड़ दी, कभी नहीं हुआ। मतलब इतने ज़्यादा मतलब दोनों मिलकर रहते हैं। मतलब कोई वो नहीं कि कुर्बानी अगर वो कर रहे हैं अगर मुसलमान, तो हिंदू कभी भी उस पर नहीं आकर कहते हैं कुर्बानी नहीं करो। और मुसलमान भी कुर्बानी इस तरह करते हैं कि ख़ास एक एरिया के अंदर करते हैं, रोड पे नहीं करते आकर, ताकि वो बेचारे जो उनके हिंदू हैं तो वो उनके दिल को ठेस ना पहुँचे। मतलब वो एक तरह से को एग्जिस्टेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ चल रहे होते हैं। तो उमरकोट की बात मैं करूँगी, पाकिस्तान के शहर है हमारा। तो मतलब यही सेकुलरिज्म है कि हर बंदा एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करे बस। मतलब कोई नहीं सोचे कि जीने का हक बस हम मुसलमानों को ही है। पाकिस्तान इसलिए बना ही नहीं किया था। पाकिस्तान वॉज मेड फॉर द माइनॉरिटीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों के अलावा भी मज़ाहिब शामिल हैं। सही है।
दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। इसका रियासत के मामलात से कोई लेने देना नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड और एंड अनदर। हम ऐसे दिन शुरू करने वाले हैं, हम ऐसे दिनों में दाखिल होने वाले हैं कि जब कोई इम्तियाज़, कोई फ़र्क नहीं होगा एक मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के बीच में कोई फ़र्क नहीं होगा एक ज़ात में या एक मसलक में और किसी दूसरे मसलक में। मतलब ज़ात पात की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर हम कोई फ़र्क, कोई डिस्टिंक्शन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि चूँकि यह मुसलमान है तो उसको ज़्यादा हक़ मिलना चाहिए। नहीं, जितना बिल मुसलमान के घर में आएगा उतना ही बिल एक हिंदू भी पे करेगा। हिंदू को ज़्यादा बिल नहीं पे करेंगे, वो जितना मुसलमान पे कर उतना ही करेंगे। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी तरह से। हम ये कहेंगे भी नहीं कि तुम मुसलमान, तुम हिंदू, नहीं भी तुम पाकिस्तानी हो। स्टेट के नज़दीक वो दोनों पाकिस्तानी हैं। एज अ पाकिस्तानी हम उसके बारे में फ़ैसला करेंगे, एज अ हिंदू या मुस्लिम नहीं करेंगे। समझ गए? तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। We are starting with this fundamental principle that we all are citizens and equal citizens of one state। हम इस बुनियादी असूल के साथ शुरू कर रहे हैं इस नए वतन को, शुरू करने जा रहे हैं एक नया वतन। 3 दिन बाद बनेगा, 14 अगस्त पाकिस्तान, अभी 11 अगस्त हो रही है ना। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक वतन को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ कि तमाम शहरी हैं हम, बराबर के शहरी हैं इस रियासत पाकिस्तान के। मतलब वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट। ये बड़े मशहूर लाइन्स है कायद आज़म की जो उन्होंने कही थी। इस चीज़ को साबित करने के लिए कि सिर्फ मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर जीने का हक़ नहीं है, सारे मज़ाहिब को, और ना ही आप उनसे उनका हक़ छीन सकते हैं, ना ही आप उनकी इबादत गाहें तोड़ सकते हैं। यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज कायद आज़म ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, सिंपल सी बात। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। ख़वातीन और हज़रात, अब मेरी ख्वाहिश, अब मैं और ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर ऑनर। और बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी मुझे। यू हैव डन टू मी, जो इज़्ज़त आपने मुझे बख्शी उसका बहुत शुक्रिया। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रेजुडिस और इल विल। मैं हमेशा रहबरी करूँगा द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के असूलों की, एंड फेयर प्ले, ईमानदारी के असूलों की, विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, बिना किसी सियासी ज़बान का इस्तेमाल किए, प्रेजुडिस, बिना किसी अपनी राय का इजहार किए, और इल विल, या बिना किसी बुग़्ज़ के, कीने के। मतलब कह रहे कि मैं हमेशा इंसाफ का प्रचार करूँगा, ईमानदारी का प्रचार करूँगा, और मैं कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरी राय की अहमियत नहीं होगी, या मैं इल विल, मैं बुग़्ज़ नहीं दिखाऊँगा। मेरे लिए तमाम लोग बराबर हैं, मैं इस पर मैं कंप्लीट इम्पार्शलिटी दिखाऊँगा। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी। मेरे रहनुमा असूल होंगे जस्टिस, इंसाफ एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, और मुकम्मल गैर जानिबदारी, इम्पार्शल होना। एंड आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और मुझे यकीन है कि आपके सपोर्ट, आपके सहारे और आपकी मदद से आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान को बनते हुए देखता हूँ दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से एक कौम। मैं पाकिस्तान को बनते हुए देखता हूँ कि दिस पाकिस्तान विल बी द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट the things Qaid Azam has aspired for, we cannot see them from our eyes. But Pakistan was once prosperous. The Pakistan prosperous कर रहा था। PIA, Pakistan International Airlines, it was one of the best airlines of South Asia. एशिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन थी। लगातार कई बार उसको अवार्ड मिला एशियन बेस्ट एयरलाइन का, क्योंकि जो पाकिस्तान से डायरेक्ट USA फ़्लाइट जाती थी, सिर्फ PIA की जाती थी और कोई फ़्लाइट नहीं जाया करती थी। सबसे ज़्यादा फ्लीट इनके पास थी। दिस वॉज PIA 1950s के दौर में बात करें, जब PIA बनी थी। वन ऑफ बेस्ट सर्विसेज, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज थे। लोग ड्रीम करते थे PIA के प्लेन में बैठना। तो समझे ना, कम फ्लाई विद अस उसमें लिखा होता है। अब तो होता है, अब तो हाँ, कम फ्लाई विद अस लिखा होता है ना PIA के नीचे। अब चेंज हो गया, बोलते कम डाई विद अस, द कम डाई विद अस। मतलब अब इतनी क्रैश होती है तो अब ये हो गया, ठीक है, कम डाई विद अस। अच्छा, तो वेदर कम फ्लाई विद अस था पहले। अच्छा, तो लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, एट दैट टाइम के एमिरेट्स के बारे में आप जानते हैं। एमिरेट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, दुबई एमिरेट्स, UAE की। और आपको पता है एमिरेट्स को पाकिस्तान नहीं बनाया था,
पाकिस्तान वॉज द वन हु क्रिएटेड एमिरेट्स। पाकिस्तान से इंजीनियर्स गए थे एमिरेट्स को बनाने के लिए। पाकिस्तान ने अपनी फ्लीट दी थी एमिरेट्स को, अपना अमला दिया था पूरा एमिरेट्स को, और पाकिस्तान की मदद से एमिरेट्स बना था। और आज एमिरेट्स को देखो और PIA को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा दोनों के सर्विसेज में और दोनों की इकॉनमी में। ठीक है, यही वो पाकिस्तान था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जब जर्मनी की हालत ख़राब थी तो पाकिस्तान ने जर्मनी को लोन दिया था, कर्जा दिया था अपने मुल्क की हालत सुधारने के लिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्जा दिया था। दिस वॉज अ पाकिस्तान। ये वो कौम थी जिसको दुनिया कहती थी कि यार दिस कंट्री विल बिकम ग्रेट, इसके लोग अजीम हैं। लेकिन हम बैरूनी मसाइल में इतने फंस गए ना, बैरूनी मसाइल से मुराद के दूसरों के मसाइल में, ख़ास तौर पे कोल्ड वॉर के बीच में USA ने हम इतना ज़्यादा फंसा दिया ना अपने लड़ाइयों में, चाहे वो अफ़गान वॉर हो, चाहे वो इराक वॉर हो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, तालिबानाइजेशन हो, इतना फंसा दिया ना कि इस वजह से पाकिस्तान आज समझ जाएंगे ना इस दोराहे पर है। हमें दूसरों की लड़ाई में टेक पार्ट लेने ही नहीं चाहिए था। लियाकत अली खान हमेशा यही कहते थे, काज़म भी यही कहते थे, हम दूसरों के फटों में टांग नहीं लड़ाएंगे, हम हमेशा अलग न्यूट्रल होकर रहेंगे। लेकिन काज़म न्यूट्रल नहीं हो सका, उसने अमेरिका का साथ दिया, और जब उसने अमेरिका का साथ दिया तो अमेरिका ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बड़े फ़ायदे लिए और बाद में उसको ये हाल पे लाकर छोड़ा। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में अच्छा खासा एक मतलब टॉलरेंस थी, बर्दाश्त था, लोग मोहब्बत करते थे दूसरे से, जिंदी पठान बलोची सब, शिया हिंदू ईसाई सब, मुसलमान सब एक दूसरे से मोहब्बत क्या करते, दिल से मोहब्बत करते थे। किसी के दिल में कीना बुग़्ज़ इनाद नहीं था किसी के लिए। आज जैसे ये डाला गया हमारे अंदर, चूँकि सिंपल ना कि उनको अफ़गानिस्तान में जंग के लिए 80s में 70s में उनको चाहिए थे जिहादी, उनको जिहादी चाहिए थे जो कि तालिबान की मदद करते अफ़गानिस्तान में, और मदद करके अमेरिका को सपोर्ट करते। चूँकि आपको पता है कि रूस से लड़ रहा था, रूस अमेरिका का दुश्मन था, और अफ़गानिस्तान में तालिबान लड़ रहे थे रूस से। अब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम भी तालिबान तैयार करके दो, तो उन्होंने बड़े बड़े मदरसे बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में बनाए, जहाँ पर जिहाद की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये वो दिया गया, सिर्फ इस्लाम के नाम पर नहीं, अमेरिका परवरी के लिए। कि लग तो ये रहा है कि भाई दीन सिखाया जा रहा है ये, लेकिन वो असल में इसलिए जिहादी तैयार कर रहे हैं कि वो अमेरिका के प्रॉक्सी वॉर में तालिबान से लड़े। तालिबान जो है वो लड़े रशिया से, और हमने वो कर तो दिया फाइनली, लेकिन उसका और टूट भी गया रशिया। बड़ी बड़ी तादाद में हमने यहाँ से जिहादी भेजे, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, भेजे हमने। और लेकिन उसका नुकसान ये हुआ ना कि उस मजहबी तालीम की वजह से, जो फंडामेंटलिस्ट मजहबी तालीम थी जिहाद की, इन सब चीज़ों की, और बहुत सख्त तालीम थी, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ना लोगों के अंदर एक अलग तरह से ना एक डिस्क्रिमिनेशन आनी शुरू हो गई। मुसलमान अपने आप को अफजल समझने लग गए, और ये दूसरों को नीचे समझने लग गए, फ़िरका वारियत आ गई, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिससे पाकिस्तान को इस तरह से करके खाता गया जो पाकिस्तान को, ठीक है, दीन का नाम ख़राब होता गया इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर। ये सब 1970s के बाद हुआ। 1947 से 1960 के बीच का पाकिस्तान बहुत अजीम था। अगर आप उसको देखोगे तस्वीरों में तो आपको दिखेगा, ओल्ड पाकिस्तान आप लिखना यूट्यूब पर, बड़े खूबसूरत आपको शहर कराची दिखेगा, आपको पूरा पाकिस्तान दिखेगा। आज नहीं है वो, ठीक है। तो इसके रीज़न्स मैंने आपको बता दी क्या रीज़न है, जो मुझे पता है, जो मेरी रिसर्च है उसके लिहाज से। तो बस वही चीज़ है कि जो मतलब एक अफसोस है कि जो कायद-ए-आज़म कह रहे थे 11 अगस्त 1947 को, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाए उसको, एंड वी आर अशेम्ड। तो हम शर्मिंदा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने, इतनी बड़े वतन का मुतालबा किया, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं हो पाया। बट फिर वही बात है कि जैसा अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्तज़ारी से, नो नहीं है इकबाल नाउम्मीद अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो जो मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, ठीक है। तो ये वाली बात कि ये आपसे ही कह रहे हैं कि नहीं है इकबाल नाउम्मीद अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो सिंपल बात है कि यू आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नेशन। कायद-ए-आज़म ने किसी पॉलिटिशियन को नहीं कहा था कि दे आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नेशन। ये नहीं हो सकता कि PTI या फिर इमरान खान या शहबाज शरीफ, इनमें से कोई भी पाकिस्तान को नहीं बेहतर बना सकता। ओनली यू हैव द पावर टू मेक पाकिस्तान ग्रेट। आप जो यहाँ पर बैठे हुए, अगर चाहे आप बोलोगे सर हमारे तो घर में भी क्यों नहीं सुनता, मतलब आप हमें कह रहे हैं कि सर हम कुछ कर लेंगे, तो आप अपने आप को इतना छोटा ना समझें। यू आर यूथ, यू हैव द पावर, ये रियलाइज़ तो करें आप इस चीज़ को। चलें, अच्छा इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 5 पे आ जाए। तो पहले वर्ड मीनिंग्स हैं, डस्टर यहाँ पर है, चलो छोड़ो।
फर्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, उसके मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना मिले। तो फर्स्ट का लिख लो अनपैरेलल, अनपैरेलल। सेकंड है मीनिंग सोवरेन, सोवरेन मतलब होता है खुद मुख्तार, आज़ाद। तो सेकंड का लिख लो इंडिपेंडेंट। थर्ड है मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब बुराई, बदी, एविल, एविल लिख लो इसका। फोर्थ है स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख, कहत, हंगर लिख लो इसका। फिफ्थ कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़, तो दैट इज कोलोसल, उसका आंसर लिख लें वेरी बिग। ये बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। सिक्स है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मैंने बताया अकरबा परवरी उर्दू में, इंग्लिश में कह सकते हैं सपोर्टिंग द रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को ही, अपने रिश्तेदारों को ही सिर्फ जगह देना, ठीक है। वो कहते हैं ना अंधा बांटे रेवड़िया अपने अपनों में, तो वाली बात है, अपने लोगों को ही बस सपोर्ट करना और कुछ नहीं। सेवंथ ओनेरस, ओनेरस का मतलब होता है कठिन, कठिन मतलब डिफिकल्ट। अच्छा इंग्लिश टू इंग्लिश में नहीं लिखना, उर्दू में नहीं लिख लेना। एट्थ है टाइटैनिक, टाइटैनिक मतलब शिप नहीं लिख देना इसमें, हाँ ना, जिजेंटिक, जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ा। नाइन्थ है ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मतलब बहुत भारी, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट लिख लो उसको। टेंथ है रिलेंटलेसली, बेसब्री, तो इसको हम लिख लेंगे इम्पेशेंटली, बेसब्री से, ठीक है भैया। तो ये मीनिंग्स हो गए इसकी एक्सरसाइज 1 की। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है हमारे पास बच्चों, कॉलम ए कॉलम बी दोनों का मैच करना है। मतलब मीनिंग्स हैं, कॉलम ए में देयर आर वर्ड्स, इन कॉलम बी देयर आर मीनिंग्स, यू नीड टू जॉइन कॉलम ए विद कॉलम बी। बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। कॉलम ए में जो है ना हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉलम बी में कुछ मीनिंग लिखी हुई है। अब कॉलम ए वाले वर्ड का कॉलम बी में जो भी मीनिंग आ रहा है ना उसको कॉलम सी में लिख देना। जैसे मिसाल तो पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है आप स्टॉप होल्डिंग समथिंग, ठीक है, तो वो उसका ई लिखा गया इसलिए। अब जैसे लिखा हुआ है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का असर होना। तो हैव एन इफेक्ट अपॉन समथिंग कहाँ लिखा हुआ है, जी में लिखा हुआ है। तो सेकंड वाले कॉलम सी के सेकंड रो में क्या लिखेंगे, जी, ई के नीचे जी आ जाएगा, समझ गए। गो थ्रू, गो थ्रू मतलब किसी चीज़ को गहराई से देखना, किसी चीज़ को एग्जामाइन करना केयरफुल, इसका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो थर्ड में जे लिख लो, थर्ड में जे लिख लें आगे। फोर्थ है कन्फर्ड अपॉन, कन्फर्ड अपॉन का मतलब क्या, इसका टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का अता होना, डी आ जाएगा, 4 के सामने डी लिख दो। फिफ्थ है बाउंड टू, बाउंड टू मतलब किसी चीज़ पर यकीन होना, सर्टेन होना किसी चीज़ के बारे में, बी हो जाएगा उसका, गुड। उसके बाद 6 से भी था आयरन हैंड, आहनी हाथों के साथ, मतलब हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश करके, फोर्स लगा के पूरी अपनी, यस, एच हो जाएगा उसका, 6 का हो जाएगा एच। 7 का है टू टैकल द मॉन्स्टर, काबू पा लेना किसी बुरी चीज़ में, किसी बुरी चीज़ में, किसी एविल थिंग में काबू पाना, एफ हो जाएगा टू डील और फेस ग्रेट प्रॉब्लम। 8वां ब्रिंग टू बेयर, वजूद में लाना, ब्रिंग टू बेयर वजूद में लाना। 8 का अच्छा 1 मिनट, यस यस, ए हो जाए, नहीं 1 मिनट, ब्रिंग टू बेयर का मतलब, अच्छा 8 का डी कर लें आप और 4 का ए कर लें, 4 का ए होगा, 4 में ना सही कर लें, 4 का डी लिखा दिया, 4 का ए कर लें, ग्रांट ऑफ सम का अता करने के लिए ग्रांट होता है ना, 4 का ए कर लें और 8 का डी कर लें, अब सही हो गया। 9th है टू बिरी द हैचेट, झगड़े भुला देना, दोस्ती कर लेना, सारे मसाइल हल कर लेना अपने। टू फॉरगेट ऑल द थिंग्स, क्या होगा इसका, सी हो जाएगा, टू एंड फाइट, टू मेक पीस, 9th का। 10th का टू लीड समवन टू, अब क्या बच गया सिर्फ, आई थिंक आई बच गया, तो बस आई लिख दें। इंकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क। इसके बाद MCQs आज एक्सरसाइज 3 में नेक्स्ट पेज पे 10 MCQs हैं, वो सॉल्व कर लें। फर्स्ट है द कायद-ए-आज़म वॉज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट डैश,
नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, प्रोविंशियल लेवल। नेशनल लेवल पर बात कर रहे थे ना, कौम से खिताब कर रहे थे, ए हो जाएगा क्या। सेकंड है द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू, क्या मेन फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो मेक कॉन्स्टिट्यूशन, या सी ऑप्शन। थर्ड है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मेंट वेव ऑफ, नहीं इसका हो जाएगा रिवॉल्ट, बी। रिवॉल्ट मतलब होता है बगावत, तो उन्होंने जो बगावत की थी ना, रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़, तो वो है, तो वो जो उसकी वजह से 2 अलग अलग वतन बने थे, तो बी कर लो बेटा थर्ड को। फोर्थ है द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म इज़ टू, डी होगा मेक लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़रूरी होता है, मैंने बताया था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम करना। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द पॉइजनस थिंग इज, पॉइजनस किस चीज़ को कहा था उन्होंने, जहर, ब्राइबरी और करप्शन को बोला था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। 6 है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज, यस ब्लैक मार्केटिंग, बी। 7th है ऑन 11 अगस्त 1947 कायदे आज़म वाज स्पीकिंग टू फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 8th है द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टुएड विथ फुल पावर्स, फुल पावर दिए थे ना भाई, ए ऑप्शन। 9th है द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, पार्टीशन के बाद कौन सी चीज़ सब कॉन्टिनेंट में बाकी थी अब तक, नेपोटिज्म बाकी थे ना, सी ऑप्शन नेपोटिज्म, अकरबा परवरी। 10th है द गाइडेड प्रिंसिपल्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर, बी जस्टिस एंड फेयर प्ले, इंसाफ और ईमानदारी। अच्छा इसका एक्सरसाइज 4 तो ये है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा साथ को, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, ये मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख लेना। एक्सरसाइज 5 जो आपके पास है, द टेक्स्ट ऑफ द काइस स्पीच हैज सम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड सम ऑफ ओपिनियन, वर्क इन पेयर एंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इस बुक को पुराना उन्होंने बिल्कुल 9-10 वाली तरह से उसको बना दिया ना, मतलब जो से एक्सरसाइज वगैरह वर्क दिए थे साथ में। पुरानी बुक में इतने एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेंगे, जो ओल्ड बुक थी इसमें बहुत सारे, ठीक है, तो करना पड़ेगा सारे हमें। अच्छा अब देखें, फैक्ट और बता रहा हूँ मैं करना क्या है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। फैक्ट और ओपिनियन 2 चीज़ होती हैं। फैक्ट मतलब जो हक है, जो सच है, वो फैक्ट है। ओपिनियन मतलब जो आपकी राय है। फैक्ट वो जो हर इंसान सही तस्लीम करे, हर इंसान को लगे कि ये बात ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक फैक्ट है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये एक फैक्ट है ना भाई। अब ओपिनियन क्या है भाई, जैसे कि इमरान खान के आने से पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये ओपिनियन है। ये ओपिनियन है, राय है, हर इंसान की अलग हो सकती है, कह सकते हैं हर इंसान की अलग हो सकती है। मेरी राय भी नहीं है ये, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था, मतलब मेरी राय नहीं है ये, क्या पता हो, लेकिन मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं करता क्लासरूम के अंदर, मतलब मेरी अपनी राय नहीं है ये, कोई मतलब हो भी सकती है, बट मैं बताऊंगा नहीं आपको कभी भी कि मेरी राय क्या है, ठीक है। गलत बातें करना भी नहीं चाहिए, सब बात सियासी बात है ना, मैं करने देता हूँ ना मैं खुद करता हूँ। फर्स्ट है द कायदे आज़म वॉज प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये फैक्ट है, सच्ची बात है, सबको बता दी, तो फैक्ट लिख दिया इसमें। अब सेकंड देखो, होप दैट विथ योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल, ये ओपिनियन है। क्या पता नहीं मिले उनको सपोर्ट और वो नहीं बना सके एग्जाम्पल, जैसे कि 9 साल लग गए बनाने में, मतलब मसाइल बड़े आए पाकिस्तान की असेंबली बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है लियाकत अली ख़ान को ही बाद में गोली मार दी गई थी रावलपिंडी में लियाकत बाग के अंदर, तो सारा मामला कटाई पे पड़ गया था, तो बहुत मुश्किल आई थी। तो ये राय थी इनकी कि क्या पता ऐसा हो जाए, बट हुआ नहीं ऐसा आगे जाकर। थर्ड है द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यह फैक्ट है भाई, ये दुनिया के हर उस पर अप्लाई होगा, ये राय नहीं है, ये एक फैक्ट है, होना ही होना है इसको। कोई गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती नहीं भाई हमारी ड्यूटी नहीं है भाई, या हमारी फर्स्ट ड्यूटी ये नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। फोर्थ है ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट, ये भी फैक्ट है, हर तरह के बाशिंदे रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, फैक्ट है, बिल्कुल रहते हैं।
निपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल एवल्स, ये भी फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है ये भी। द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस इज अनप्रेसिडेंटेड, ये जो ताकतवर इनकलाब है ये बेमिसाल है, ऐसा कभी नहीं हो सका, ये एक ओपिनियन है। क्योंकि क्या पता इसके बड़े भी रेवोल्यूशन आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, साउथ अफ्रीकन रेवोल्यूशन ऑफ नेल्सन मंडेला, ये शायद इससे भी बहुत बड़े रेवोल्यूशंस थे और दुनिया शायद उनके बारे में ज़्यादा जानती है। तो ये काज़म की जैसे एक राय है, ओपिनियन है, बट फैक्ट नहीं है ये, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी रेवोल्यूशन बहुत बड़े बड़े आए हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान वाहिद है। ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीज़ें? तो मसला, एक मिनट।